5 जुलाई 1943 का वो दिन जब एक सुप्रीम कमांडर ने कहा दिल्ली चलो। जी हाँ, अभिवादन स्वीकार करें ज्ञानेंद्र सिंह, गैलेक्सी क्लासेस। आज हम भारत के महावीर, महानायक और भारत की आज़ादी के हीरो रहे सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर उन्हें प्रणाम करते हैं और आज हम उनके लिए एक ऐसे प्रेरणा स्रोत जो हमारे देश के रहे हैं उनके बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी 1897 को ही कटक, उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस एक हिंदू कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता श्री जानकी नाथ बोस और माता प्रभावती थी। इनके पिता बैरिस्टर थे और एक जाने माने बैरिस्टर थे। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस, उन दिनों उनकी ख्याति पश्चिम बंगाल में इतनी ज़्यादा थी कि अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी थी। सुभाष चंद्र बोस 9 भाई बहन थे और इनमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो तीव्र बुद्धि के व्यक्ति भी थे। ऐसा माना जाता है कि 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया और इनकी जो रैंक थी वो 4th रैंक थी। लेकिन आईसीएस की नौकरी ये बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाए और 22 अप्रैल 1921 को इन्होंने 2 पत्र लिखे थे। एक पत्र उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मॉन्टेगू को लिखी थी और दूसरा पत्र इन्होंने दीनबंधु चित्तरंजन दास को लिखा था। मॉन्टेगू को जो पत्र लिखा था इन्होंने, उसमें इन्होंने कहा था कि अब मैं और आपके लिए सेवाएं नहीं दे सकता हूं, मुझे माँ भारती के लिए काम करना है, इसलिए मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं। दूसरा पत्र इन्होंने दीनबंधु चित्तरंजन दास को पत्र लिखा था कि मैं अपने देश के लिए कुछ कार्य करना चाहता हूं। उन दिनों बंगाल में दास बाबू का एक बहुत बड़ा रोल था। उन दिनों बंगाल की क्रांति में दास बाबू बहुत आगे निकल रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रेरणा पे आकर के महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी से मंडी हाउस में मुलाकात होती है 20 जुलाई 1921 में। 20 जुलाई 1921 में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात महात्मा गांधी से मंडी हाउस मुंबई में होती है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को यह कहा कि आप बंगाल जाइए और दास बाबू का साथ दीजिए। साथियों, उन दिनों भारत में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। दास बाबू बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से भी होती है और सुभाष चंद्र बोस भी दास बाबू के साथ मिल करके बंगाल में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद सुभाष बाबू का कद जो है वो बढ़ने लगा। लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के कांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से नाराज हुए दास बाबू, इस घोषणा से नाराज हुए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का निर्माण कर लिया। उसी बीच दास बाबू ने बंगाल के अंदर मेयर के चुनाव को जीता और वो बंगाल के महापौर बन गए। बंगाल महापालिका के महापौर बने दास बाबू, जबकि सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बंगाल महापालिका का प्रधान अधिकारी नियुक्त किया। उन दिनों सुभाष चंद्र बोस के मन में एक बात चल रही थी कि अब मैं महापालिका का अधिकारी हूं तो मुझे अपने देश से संबंधित कुछ काम करने चाहिए। साथियों, आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने जब महापालिका में अधिकारी के रूप में नौकरी स्टार्ट की, अपने अपने करियर की शुरुआत की देश की आज़ादी को लेकर के, तो उन्होंने उस महापालिका में उन लोगों को नौकरियों पर रखा जो किसी न किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों से जुड़े हुए थे। और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस ने भारत में ऐसे कई सड़कें, ऐसी कई इमारतें थीं जो अंग्रेजों के नाम पर रखी गई थीं, उन सभी का नाम बदल करके उन्होंने भारतीयों के नाम पर, उस भारतीय नाम पर उसका नाम रखा था। सुभाष चंद्र बोस
1925 से लेकर के 1930 के समय में एक प्रखर नेता के रूप में भारत में उभर के सामने आए थे। उसी बीच भारत की राजनीति में एक और बड़े नेता निकल के सामने आए, जिन्हें हम सभी लोग जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। साथियों, 1933 और 1936 के बीच में सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे। 1933 और 36 के बीच जब यूरोप प्रवास के दौरान थे, उन दिनों जब वो जर्मनी में थे, तो जर्मनी में उनकी मुलाकात दो लोगों से होती है। एक केरला के पिल्लई से होती है और दूसरा आबिद हुसैन से होती है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक नारा जिसे हम सभी लोग जय हिंद के नाम से बोलते हैं, ये जय हिंद का नारा दरअसल केरल के उसी पिल्लई के द्वारा दिया गया था। कहते हैं कि हम कैसे एक दूसरे का अभिवादन करें, और इस अभिवादन के लिए पिल्लई ने उनको सजेस्ट किया कि हम एक दूसरे को जय हिंद बोलें तो ज़्यादा सही होगा। उसी दौरान जब यूरोप प्रवास कर रहे थे 1933 और 1936 के बीच में, उनकी मुलाकात इटली के तानाशाह मुसोलिनी से भी होती है, और इसके अलावा वो आयरलैंड के तमाम अधिकारियों से भी मिलते हैं, जिनका नाम था डी वलेरा आयरलैंड के अधिकारी थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है। जर्मनी में ही इनकी मुलाकात विट्ठल भाई पटेल से होती है। विट्ठल भाई पटेल के प्रभाव में आकर के सुभाष चंद्र बोस और भी ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। देखते ही देखते विट्ठल भाई पटेल के वो बहुत बड़े सेवक और उनके भक्त भी बन गए थे। कहा जाता है कि जब विट्ठल भाई पटेल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो फिर उनकी पूरी सेवा करने का जो काम था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। विट्ठल भाई पटेल उनसे बहुत खुश हुए और विट्ठल भाई पटेल ने क्या किया, अपनी जो सारी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति सुभाष बाबू के नाम कर दी थी, मतलब वसीयत कर दी थी। और आगे चल करके विट्ठल भाई पटेल के छोटे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मामले को लेकर के कोर्ट में चले गए थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रकार की व्यवस्था से या इस प्रकार के वसीयत से वो खुश नहीं थे। आपको बता दें कि 1934 में ही एमिल सेंकेल नाम की एक ऑस्ट्रिया की लड़की से इनका प्रेम विवाह होता है, लेकिन इसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। एमिल से विवाह करने के बाद सुभाष बाबू को एक बेटी भी हुई थी, जिसका नाम था अनीता बोस फाफ, जिसे आज हम अनीता बोस फाफ के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि लगभग वो 4 हफ्तों की थी अनीता बोस जब सुभाष बाबू वहां से निकल के आए थे, और उसके बाद फिर भारत में पहुंचे। 1936 के ही समय की एक घटना आपको बताना चाहूँगा। 1936 में ही जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, और वो उन दिनों स्विट्जरलैंड के लुसाने में थी। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वहाँ पर उनको देखने वाला कोई नहीं था। तो कहते हैं कि वहाँ पर सुभाष बाबू पहुँचे, और कुछ ही समय के बाद वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी वहाँ पे पहुँची। यह देख करके सुभाष बाबू वहाँ से निकलकर फिर जर्मनी की तरफ बढ़े, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र भी लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि आप को जरा सा भी अगर कोई बात आभास लगे, मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो आप निसंकोच आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हम वहाँ पर ज़रूर उपस्थित होंगे। इसके बाद 1936 और 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी गई। इसके बाद 1938 में हरिपुरा का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और हरिपुरा में सभी लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को अपने अध्यक्ष पद पर चुना था। लेकिन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होना था, जिसमें गांधी जी का बिल्कुल विचार ये नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाए। उन दिनों रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा नाम के 2-3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिख करके यह निवेदन किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को ही नियुक्त किया जाए। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष बने, वो नहीं चाहते थे कि सुभाष बाबू इसकी अध्यक्षता करें। देखते ही देखते चुनाव की बात आई, और चुनाव हुआ, और कहते हैं कि उस चुनाव में लगभग 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले थे, और लगभग 1377 वोट पट्टाभी सीतारामैया को मिले थे।
पट्टाभी सिद्धारमैया जब इस चुनाव को हार जाते हैं तो महात्मा गांधी ने एक वक्तव्य दिया कि पट्टाभी को मैंने चुनाव में खड़ा किया था, अर्थात पट्टाभी की हार मतलब ये गांधी की हार है। यह बात गांधी जब बोलते हैं तो इससे दुखी होकर के सुभाष चंद्र बोस जो है बापू से मिलते भी हैं और बापू से अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी उनसे मिलना नहीं चाहते। कई बार सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को समझाने का या मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसी के कुछ दिनों के बाद यानी 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की जब इन्होंने स्थापना की उसी दरमियान जो है 1940 के समय में, इसके बाद कई बार अंग्रेजों का सामना करते हुए इनको जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी और कहा जाता है कुल लगभग अपने क्रांतिकारी जीवन में लगभग 11 बार ये जेल गए थे। 1941 में इन्होंने एक जियाउद्दीन पठान का बेस बना करके ये भारत से निकलने में कामयाब हो गए और इनका एक भतीजा जिसका नाम था शिशिर, और वो शिशिर जो है इनको कार में बिठा करके बंगाल से लेकर के झारखंड पहुंचे और झारखंड में फ्रंटियर मेल पे बैठ करके ट्रेन की यात्रा करते हुए पेशावर पहुंचे और पेशावर पहुंचने के बाद वहां से काबुल पहुंचे और काबुल के रास्ते से होते हुए कई दिनों तक पैदल की यात्रा की और वहां से ये कई बार ऐसा प्रयास किया कि हम रूसी एम्बेसी में मिल लें, इटली एम्बेसी में मिल लें या जर्मन एम्बेसी में मिल लें, लेकिन कहीं पर उनकी ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। 29 मई 1942 को इनकी पहली मुलाकात हिटलर से होती है। आप सभी लोगों ने उस वाकया को देखा भी होगा, सुना भी होगा कि एक बार सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने के लिए गए तो उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है हिटलर के कई ऐसे चेहरे थे जो टहल रहे थे उनका नकाब बना करके, है ना। तो मिलने के लिए आए और जितने भी लोग आते रहे कि हेलो मैं हिटलर हूँ, आप बताइए क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस उनको पहचान लेते कि भाई ये असली हिटलर नहीं है। तो सुभाष बाबू उनसे कहते कि भाई मुझे हिटलर से काम है और मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं भारत से आया हूँ, अब मुझे हिटलर से मिलना है। इतना कई बार हो चुका तो सारे लोग परेशान थे कि ये कैसे हर बार पहचान लेता है और ये सूचना असली हिटलर को मिलती है। असली हिटलर जब आता है घुर्राते हुए चेहरे से, तो उसने सुभाष चंद्र बोस से पूछा बताइए क्या काम है। तो फिर सुभाष बाबू कहते हैं कि नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं भारत से आया हूँ और मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें हैं। तो सुभाष बाबू से उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए, इससे पहले भी हमसे हमारे चेहरे लेकर के आपसे मिलने के लिए लोग आए, लेकिन आपने कैसे पहचान लिया। तो बोले साहब देखिए, मैंने पहचान लिया उसके 2 तरीके थे। पहला ये था कि हिटलर के अंदर एक रुआब होना चाहिए, जो बाकी 4-5 लोग हमारे सामने आए उनके अंदर कोई रुआब नहीं था और जो भी आते वो पहले ही हाथ बढ़ा के हाथ मिलाते हैं कि हेलो नमस्ते मैं हिटलर हूँ। तो कभी भी हिटलर ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाएगा तुरंत आगे जा करके कि जो खुद एक गुलाम देश से आया हो। तो भारत एक खुद गुलाम देश है और वहाँ से आए हुए व्यक्ति के सामने वो तो खुद रुआब में रहेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सब लोग हिटलर नहीं है और असली हिटलर आप ही। बताइए क्या काम है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हिटलर, जिसको हम फ्यूहरर के नाम से जानते हैं, उसने एक बुक लिखी है मीन काम्फ। मीन काम्फ में हिटलर ने लिखा है कि मुझे भारत कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था और उसमें मीन काम्फ में उसने हिटलर ने जो है भारत की बुराई ही लिखी थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद उसने वादा किया कि मैं इसमें कुछ चीज़ें जोड़ूंगा जो अच्छी रहेंगी भारत के दृष्टिकोण से। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्दी सुभाष चंद्र बोस को इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ हमें जर्मनी से कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। इतने में क्या हुआ कि जर्मनी की पनडुब्बी में बैठ करके आबिद हुसैन के साथ वो निकल पड़े और वहाँ से मेडागास्कर पहुँचते हैं और मेडागास्कर में उनको वो पनडुब्बी छोड़ देती है। आप सोच के देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और आबिद जो है
उस समुद्र में जो है तैर करके जापानी पनडुब्बी तक पहुंचते हैं। यानी मेडागास्कर में जहां जर्मनी की जो पनडुब्बी है उनको वो छोड़ देती है, उस पनडुब्बी से वो बाहर निकलते हैं, समुद्र में वो तैरते हैं और समुद्र में तैरने के बाद वो जापानी पनडुब्बी में पहुंचते हैं और वहां से निकल के इंडोनेशिया तक पहुंचते हैं। इंडोनेशिया जब पहुंचे तो इंडोनेशिया से होते हुए वो जापान तक पहुंचते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जापान टोक्यो वो जगह है जहां पर आजाद हिंद फौज की नींव डाली गई थी और वो नींव रास बिहारी बोस ने डाली थी। 4 जुलाई 1943 का वो दिन था जब रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और कहा कि आप इसको लेके आगे चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद के नाम से स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की और कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार को लगभग 11 देशों की मान्यता मिल चुकी थी, जिनमें आयरलैंड का भी नाम आता है, जिसमें चीन का भी नाम आता है, कोरिया का भी नाम आता है। ये तमाम देश वो देश थे जिन्होंने आधिकारिक रूप से ये मान लिया था कि आधिकारिक रूप से ये मान लिया था कि सुभाष चंद्र बोस ने इस राज्य की स्थापना कर रखी है। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो द्वारा गांधी जी के कार्यों की सराहना करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने आशीर्वाद मांगा कि बापू हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि देश की लड़ाई, देश की आज़ादी लड़ाई लड़ करके ही प्राप्त की जा सकती है। और वहीं पर इन्होंने जब रंगून से रेडियो पर प्रचार किया तो उसी रेडियो के प्रसारण में इन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित भी किया था। साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि उस दिनों जापान ने अपने पूरे जो बंदी गृह के दरवाजे थे वो पूरी तरीके से भारत के लिए खोल दिए थे। लगभग कहा जाता है कि 60,000 बंदी आकर के शामिल हुए थे आजाद हिंद फौज में। आजाद हिंद फौज में कुछ ऐसी ब्रिगेड बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसमें नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड और कई ऐसे लोग थे जो उन दिनों सुभाष चंद्र बोस की सेना में आगे चल रहे थे। रंगून से जब सेनाएं निकल रही थीं तो आजाद हिंद फौज का वो फ्लैग लेकर के, ध्वज लेकर के उस गीत को गाते हुए बढ़ रही थी, जो गीत ठाकुर राम सिंह ने लिखा था, ठाकुर कैप्टन राम सिंह ने लिखा था, जिसका नाम है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। यह गीत जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में कैप्टन राम सिंह ने लिखा था। आपको बता दें, आबिद हुसैन वो व्यक्ति हैं जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी मुलाकात जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस से हुई थी और ये वही आबिद हुसैन साहब हैं जिन्होंने जन गण मन को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ये वही ठाकुर कैप्टन राम सिंह हैं जिन्होंने जन गण मन की धुन तैयार की थी। ये वही कैप्टन राम सिंह हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का वो गीत लिखा था जिसने पूरे आजाद हिंद फौज के सैनिकों में प्राण फूंकने का काम किया था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आजाद हिंद फौज के झंडे पर ऊपर केसरिया रंग और नीचे हरा रंग, ऊपर लिखा था आजाद हिंद फौज, नीचे आजाद हिंद और नीचे लिखा था फौज और बीच में बाघ का चित्र बना हुआ था। आजाद हिंद फौज की सेनाएं रंगून जब पहुंचती हैं, मांडले जेल जब पहुंचती हैं और वहां पर नमन करती हैं एक मकबरे को, और वो मकबरा है बहादुर शाह जफर का। और उस मकबरे से उन्होंने ऐलान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ जब वो सेना आगे बढ़ती है तो इम्फाल से होते हुए बर्मा से होते इम्फाल, कोहिमा होते हुए ये सारी सेनाएं भारत पहुंचती हैं और भारत में ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ की जो सेनाएं थीं उनके साथ युद्ध करती हैं और उनके साथ युद्ध में पूरी तरह से अंग्रेज तस्त व्यस्त हो जाते हैं। कैप्टन प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और इसके अलावा कैप्टन शहनवाज, ये 3 ऐसे नाम हैं जो भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाते हैं। लक्ष्मी सहगल भी एक महिला हैं जो आज़ाद हिंद फौज की महिला विंग के कमांडर हैं। आपको बता दें कि इन तीनों के बारे में अभी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं थोड़ी देर में। इससे पहले आपको बताएं कि 1945 का वो समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार अपने आखिरी चरम पे था। आखिरी चरम के दौरान हुआ ये कि
अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंक दिया, जिससे जापान ने नतमस्तक कर दिया अपने आप को और जर्मनी ने भी अपने आप को झुका दिया। अब जर्मनी और जापान इन दोनों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की सेनाएं जो लड़ रही थी, अब वो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही थी। ऐसे में ये जब खबर मिलती है कि जापान ने सरेंडर कर दिया है 15 अगस्त को, तो ताइवान की ताइपे से होते हुए निकल के उड़ते हुए जा रहे थे और ताइपे में ही कहते हैं कि विमान क्रैश होता है और विमान क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद कई आयोग बने, जिसमें शहनवाज आयोग सबसे पहले बनता है। इसके बाद आप देखेंगे 1980 में मुखर्जी आयोग बनता है और कई बार ऐसे इतिहास में गुमनामी बाबा के नाम से उनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होता है। आपको बता दें कि क्लीमेंट एटली उन दिनों देश के माफ कीजिएगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उनके पास पत्र लिखता है लॉर्ड वेबल और वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लॉर्ड वेबल की जब ये बात सुनते हैं क्लीमेंट एटली, तो क्लीमेंट एटली इस बात को लेकर परेशान नहीं थे कि गांधी क्या कर रहे हैं, इस बात को लेकर परेशान नहीं थे कि नेहरू जी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर परेशान थे कि सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशर्स के सामने एक पैरेलल आर्मी खड़ी कर दी थी, एक ऐसी आर्मी खड़ी कर दी थी जिसने अंग्रेजों का मुकाबला डट करके किया था। इस वजह से क्लीमेंट एटली से लेकर के विंस्टन चर्चिल तक या उनका पूरा पार्लियामेंट तक हिल गया था। और वही एक नतीजा है, आज़ाद हिंद फौज जब 1945 में सरेंडर हो जाती है, तो वही एक नतीजा है कि भारतीय सैनिकों के खून उबलने लगे। और आपको बता दें 1946 में जो नेवल आर्मी है, एयर फोर्स है, उन सब ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का नतीजा ये था कि ब्रिटिश सैनिकों को, ब्रिटिश अंग्रेजों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया। 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, कैप्टन शहनवाज, इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई। इन तीनों के वकील तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई थे। इन तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। यह देखते ही देखते भारत की जनता आक्रोश में आ गई, क्रोध में आ गई। जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि इन सभी को क्षमा कर दिया जाए, अन्यथा 1857 की क्रांति जैसी फिर कोई क्रांति हो जाएगी और आप संभाल नहीं पाएंगे। लॉर्ड वेबल ने पत्र लिखा अपने प्रधानमंत्री को और उनसे अपने विशेषाधिकारों के आधार पर यह बात कहने की चेष्टा की और कहा कि सर, इन्हें हमें माफ़ी देनी पड़ेगी, अन्यथा सेकेंड वर्ल्ड वार में हम वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबे हुए हैं और अगर कहीं सेना ने बगावत कर दिया तो ऐसे में हम संभाल नहीं पाएंगे। तो उसके बाद फिर इन तीनों की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई और आज़ाद हिंद फौज का इतना रुआब था, इतना जज्बा था कि उसने भारत के सेनाओं को इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, आज एक सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहेंगे सुभाष चंद्र बोस को। और आप जानते हैं कि सन 2021 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आज है पराक्रम दिवस और उस पराक्रम दिवस के अवसर पर आज हम उस पराक्रमी व्यक्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस।